नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है? आज हम उसी बुनियादी बल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास के और अंतरिक्ष के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। चलिए एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो बचपन में हम सबके मन में आता ही है। कोई भी चीज, मान लीजिए एक गेंद, जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? और अब इसी सवाल को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। सोचिए, अरबों खरबों किलोमीटर दूर वो बड़े बड़े ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने रास्ते पर कैसे टिके रहते हैं। कमाल की बात यह है कि इन दोनों पहेलियों का जवाब एक ही है, गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए आज के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये रहस्यमयी खिंचाव आखिर है क्या, फिर ग्रहों के नियमों पर नजर डालेंगे, न्यूटन के उस कमाल के यूनिवर्सल लॉ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी धरती का गुरुत्व कैसे काम करता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस खिंचाव से कैसे बचा जा सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस किस्से से। जी हाँ, सर आइजैक न्यूटन और वो गिरता हुआ सेब। कहते हैं कि बस उस एक सेब को गिरते हुए देखकर ही उनके दिमाग में ये कमाल का आइडिया आया कि भाई, जो फोर्स एक सेब को जमीन पर खींच रही है, क्या वही फोर्स चांद को भी धरती के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घुमा रही है? तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है। मतलब ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ये कुर्सी, ये मेज, ये धरती, सूरज, सब कुछ। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मैटर यानी पदार्थ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब न्यूटन की थ्योरी से पहले भी एक और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, जोहान्स केपलर। उन्होंने सालों तक सिर्फ आसमान को देखा, ग्रहों की चाल को समझा। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ग्रह क्यों घूमते हैं, लेकिन ये जरूर बता दिया कि वो कैसे घूमते हैं। और उनके ये जो ऑब्जर्वेशंस थे ना, वो न्यूटन के लिए बहुत बड़े सुराग साबित हुए। तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 नियम दिए। आज हम उनके पहले 2 नियमों पर फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हीं 2 ने सब कुछ बदल के रख दिया था। कक्षाओं का नियम और क्षेत्रफल का नियम। तो पहला और सबसे चौंकाने वाला नियम ये कि ग्रहों की कक्षाएं एकदम गोल परफेक्ट सर्कल नहीं होती। जी नहीं, वो थोड़ी चपटी होती हैं, एलिप्टिकल, मतलब अंडे के आकार जैसी। और सूरज उस सर्कल के ठीक बीच में नहीं होता, बल्कि एक तरफ, एक फोकल पॉइंट पर होता है। और अब आता है दूसरा नियम, जो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, जब कोई प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते सूरज के पास आता है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो एकदम से तेज हो जाता है। और जैसा कि सोचा जा सकता है, इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब वही प्लैनेट घूमकर सूरज से सबसे दूर वाले पॉइंट पर पहुंचता है, तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक डांस है, कभी तेज कभी धीमा, लगातार चलता रहता है। तो केपलर ने हमें बताया कि कैसे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी था, क्यों? और इसका जवाब दिया न्यूटन ने। उन्होंने एक सिंगल खूबसूरत नियम दिया, जिसने एक गिरते हुए सेब और घूमते हुए ग्रहों को एक ही धागे में पिरो दिया। वाकई ये साइंस की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और ये रहा वो मशहूर फॉर्मूला। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका मतलब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। बस ये छोटा सा इक्वेशन हमें बताता है कि यूनिवर्स में कोई भी 2 चीज़ें एक दूसरे को कितनी ताकत से खींचती हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, चीजों का द्रव्यमान मतलब मास जितना ज्यादा होगा, खिंचाव यानी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। और दूसरी बात, चीजों के बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी, फोर्स उतना ही कमजोर होता जाएगा, और ये बहुत तेजी से कम होता है। अगर दूरी को डबल कर दें तो खिंचाव 4 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिवर्स की बात। अब इस बड़े से नियम को जरा अपनी धरती पर लाकर देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम करता है। धरती की सतह पर ग्रेविटी की वजह से जब कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ती है। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका मान है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम इसे स्मॉल जी से दिखाते हैं। यही वो मैजिक नंबर है जो तय करता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से नीचे गिरेगी। पर क्या ये जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है? नहीं। अगर हम धरती के सतह से बहुत ऊपर चले जाएं, पहाड़ों पर या हवाई जहाज में, तो ये थोड़ी कम हो जाती है। और सबसे मजेदार बात, अगर हम धरती के अंदर खुदाई करके नीचे जाएं, तब भी ये कम होती है,
और धरती के एकदम सेंटर पर ये 0 हो जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि ग्रेविटी हमें नीचे खींच कर रखती है, पर सवाल ये है कि क्या इस खिंचाव को तोड़ा जा सकते हैं? क्या इससे हमेशा के लिए आज़ाद होना मुमकिन है? आखिर रॉकेट्स और स्पेसशिप्स ये कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब है एक खास स्पीड में। इसे कहते हैं पलायन वेग, या इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी। ये वो मिनिमम स्पीड है जो किसी भी चीज़ को चाहिए ताकि वो धरती की ग्रेविटी की पकड़ से हमेशा के लिए बाहर निकल सके, इतनी तेज कि वो फिर कभी लौटकर वापस ना आए। और हमारी धरती के लिए ये स्पीड कितनी है? ये है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए, एक सेकंड में 11 किलोमीटर से ज्यादा, ये बहुत बहुत ज्यादा तेज है। लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे रॉकेट्स को अंतरिक्ष में जाने के लिए बस इसी स्पीड को पार करना होता है। तो यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, ऑर्बिट में रहने के लिए एक सैटेलाइट को ग्रेविटी के खिंचाव और अपनी आगे की स्पीड के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमेशा के लिए जाना है तो सिर्फ बैलेंस से काम नहीं चलेगा, तब तो एस्केप वेलोसिटी को पार करना ही पड़ेगा। एक है बैलेंस बनाना और दूसरा है पकड़ तोड़कर निकल जाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक फोर्स नहीं है जो चीजों को नीचे गिराती है। नहीं, ये वो चाबी है जो हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। एक छोटे से सेब के गिरने से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, सब कुछ इसी एक नियम से जुड़ा है। तो ग्रेविटी तो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, ये तो हम समझ गए। पर क्या ये अकेली ताकत है या इसके अलावा भी कुछ और रहस्यमयी ताकतें हैं? आज साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजों को समझने में लगे हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के अभी न जाने कितने और राज खुलने बाकी हैं।